हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। हमारे नए घर से या यूँ कहूँ हमारे घर के नए स्वरूप से। गांव में हमारा ये जो घर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन का काम है, ये पिछले 1.5 साल से चल रहा था और अब ये अपने फाइनल होने की स्टेज में आ गया है। ये ऑलमोस्ट 70% कम्प्लीट हो चुका है और रिमेनिंग 30% में जो काम बाकी है, जैसे कि फैब्रिकेशन हो गया, होम फर्नीचर और इंटीरियर्स की जो फाइनल हार्डवेयर फिटिंग करनी है, पॉलिश है, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फिटिंग और इंस्टॉलमेंट करना है। ऐसे सारे काम बाकी है, जिसके सिलसिले में मैं यहाँ अपने गाँव आया था और सोचा एक ब्लॉग बनाता हूँ, पूरे घर को शूट करके पूरे घर का एक अच्छा सा होम टूर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। पर इस घर का होम टूर देने के पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इस घर के बारे में या इस घर के स्ट्रक्चर के बारे में शेयर करना चाहूँगा। ये हमारा जो घर है ये 2 डिवीज़न में है। पहला जो डिवीज़न है वो हमारे घर का पुराना स्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी समय पहले बना हुआ था, और जो दूसरा डिवीज़न है वो जो अब बन रहा है नया स्ट्रक्चर है। क्योंकि घर 2 डिवीज़न में था तो इसको बनाने के लिए इसकी जो प्लानिंग, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन है, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज मुझे ये फेस करना पड़ रहा था कि दोनों भी स्ट्रक्चर को इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि दोनों भी स्ट्रक्चर कभी अलग ना लगे या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ऐसा कभी फील ना आए कि हम उसमें रह रहे हैं। खास करके घर के एलिवेशन के लिए और घर की प्लानिंग के लिए, क्योंकि जिन सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट और उनका ओरिएंटेशन इस तरह से रखना था कि वो कभी भी ऐसा डिस्टर्ब ना लगे और कभी भी हमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम 0 से स्टार्ट करके 100 तक बनाते हैं तो उसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर जब किसी स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और उसके साथ ही एक नए स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ये जो मॉडिफिकेशन स्टेज होता है, इसमें जितने भी सारे चैलेंजेस होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और सेम चीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट में भी फेस करनी पड़ी थी, जिसमें एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि इस घर के पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को मुझे मुंबई से मॉनिटर करना था, वो गाइड करना था ऑन फोन कॉल और वीडियो कॉल, जो कि सच में एक बहुत ही चैलेंज हो गया था एंड में। इस घर का एक ओनर होने के साथ साथ एज एन इंजीनियर ये मेरे लिए एक साइट भी है और मेरे करियर का ये पहला ऐसा साइट है जो कि 0 से लेके 100% तक कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1.5 ईयर्स, और इसका हैंड ओवर एंड कम्प्लीशन मेरे हाथों से होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करता हूँ बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो एक फीलिंग होती है प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की और साथ ही साथ उसके एक ओनर होने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग होती है। इस घर के होम टूर की वीडियो में मैं आप लोगों को इस घर की सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पुराना स्ट्रक्चर कौन सा है, नया है कौन सा है, किस किस चैलेंजेस को मुझे कहाँ कहाँ फेस करना पड़ा और उस चीज़ों को कैसे टैकल किया गया। तो होम टूर की शुरुआत करते हैं हमारे घर के एलिवेशन से और आप लोगों को बताता हूँ कि इस पूरे घर का एक्सपांशन किस तरह से हुआ। तो ये जो है ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से एलिवेशन है। इसमें ये जो कमरा है ये बाबा का कमरा है। यहाँ पे पहले चैनल हुआ करता था, तो यही कमरा सबसे पहले बना था। ये मेरे बाबा के पिताजी यहाँ पे रहते थे, फिर बाबा अब डैड रहते हैं। और इस पूरे घर का एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि घर के जितने भी बड़े बेटे होते हैं अपने जनरेशन के और जो जिम्मेदारियां उठाते हैं वो सब के सब यही डायरेक्शन में रहते हैं। जैसे कि मेरे बाबा के पिताजी, मेरे बाबा, डैड और अब भाई जो पहले 2 साल पहले भी रहते थे तो वो उनका ये वाला कमरा था और अभी भी शिफ्ट करके उन्होंने यही वाला चूज किया बाकी सारे ऑप्शंस में। काइंड ऑफ फैक्ट हो गया हमारे घर के बारे में। अब इस एलिवेशन में यहाँ पे एक फोटो ड्रॉप करता हूँ। वहाँ पे देखिए पहले ये जो विंडो था ये काफी छोटा था और ये वाला जो विंडो है ये काफी लंबा था, हाइट इतनी थी, तो उसकी वजह से एलिवेशन जो था, क्योंकि ये अभी नया स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड किया गया है, तो नए स्ट्रक्चर में 10x7 का विंडो था और यहाँ पे विंडो छोटा होने की वजह से एलिवेशन बड़ा ही डिस्टर्ब लगता था, तो इसको भी कट करके 10x7 का कर दिया गया और इसके साथ ही जो स्ट्रक्चर का ओवरऑल डेड लोड था वो भी कम हो गया। और इस विंडो पे जो भी हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क किया इसकी वजह से इसको सपोर्ट मिल गया एक कॉलम का, तो इसके कारण अब जो भी एडजस्टमेंट हमने किया, मॉडिफिकेशन किया, उसकी वजह से अब जो हमारा एलिवेशन है वो अब सिमेट्रिक लगने लगा है दोनों भी तरफ से। और ये जो ओवरहैंगिंग बीम है ये पहले इसको उतना सपोर्ट नहीं था पहले, क्योंकि एक ही G+1 का स्ट्रक्चर था। अभी जैसे स्ट्रक्चर बढ़ गया उसका लोड उस बीम पे आ रहा, तो उस बीम के सपोर्ट के लिए यहाँ पे पहले चैनल हुआ करता था, वो चैनल को क्लोज करके हमने यहाँ पे बीम कास्ट किया और एक फ्रेम क्रिएट किया, जिसकी वजह से उस बीम को और ये पूरे जो स्ट्रक्चर का लोड है वो उस पर शिफ्ट किया। अब चैनल निकालने की वजह से यहाँ पे हमने एक विंडो प्रोवाइड किया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हमें एक क्लासिक टच हमेशा रखना था कि ये जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है इसका लुक एंड फील हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना था। वो चैनल इसीलिए दिया गया था क्योंकि जब मेरे बाबा के पिताजी यानी बड़े बाबा यहाँ पे रहते थे तो उन्होंने इसे बैठका बनाया था, मतलब उनसे जो भी मिलने आते थे वो यहीं पे मिलते थे, बातचीत होती थी और चले जाते थे। तो वो जो फील था कि यहाँ पे एक ओपन एरिया होना चाहिए, उसके लिए
ये विंडो हमने प्रोवाइड किया कि वो ओपन एरिया वाला और जो व्यू है ये डिस्टर्ब ना हो। और ये विंडो से एक और एडवांटेज ये भी है कि यहाँ से हमारा ये जो पुराना वाला घर है ये कैलाश भवन, ये भी क्लियर दिखता है। पहले बाबा के रूम का जो विंडो था ये थोड़ा ऊपर हुआ करता था, आप देख सकते हो उसको हमने शिफ्ट किया है नीचे इसके लेवल में लाने के लिए, क्योंकि ये पहले ऊपर और वो नीचे दिखने की वजह से एलिवेशन थोड़ा डिस्टर्ब दिखता था। अब जैसे कि इस स्लैब में जैसे लाइट लग जाएंगे कॉब लाइट, तो यहाँ से जो फोकस आएगा पूरा ग्राउंड पे आएगा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा अच्छा चमकेगा पूरा घर और दूर से काफी अच्छा दिखेगा। और ये हमारे घर के पास एक ये कुआं है जिसको अभी सेफ्टी पर्पस के लिए इस तरह से पैरापेट कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये कुआं हमारे घर के लिए काफी प्रॉस्पेरस कुआं है, बहुत ही लकी है। और इस डायरेक्शन से हमारा जो एलिवेशन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे भी एक विंडो का हम प्रोविजन कर सकते थे बट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना था, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये आपको इस साइड से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था होम टूर, क्योंकि यहाँ से जो हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली आपको दिखता है। हमारे घर की जो एंट्री एग्जिट है वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट डायरेक्शन से जैसे हम एंटर करते हैं इस चैनल को क्रॉस करके, सबसे पहले ये एक पैसेज है जिसको हम बरामदा भी बोलते हैं, क्योंकि ये लड़का मेन रूम रहेगा तो यहाँ पे भी वो अपनी मीटिंग्स ले सकते हैं। अभी जो इसमें डबल पैनल डोर लगा है ये अभी चेंज हो जाएगा, इसके अंदर कुछ इस तरह का सिंगल पैनल डोर लगेगा वुडन में। और ये जो रूम है इसका अभी फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, फ्लोरिंग का काम अभी चालू है, फ्लोरिंग को तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले इस तरह का मोजेक फ्लोरिंग था। मोजेक फ्लोरिंग होने की वजह से क्या हो रहा था कि पहली बात तो ये थोड़ा गंदा दिखता था, और क्योंकि ये हमारा एंट्रेंस एरिया है पूरी तरह से ईस्ट और वेस्ट से कहीं से भी कोई भी आता है तो इसके लिए एंट्रेंस एरिया यही रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस एरिया ही हमारे घर का फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि पूरा घर इतना अच्छा बन गया और सिर्फ एंट्रेंस एरिया में किसी चीज की कमी रहेगी, इसके लिए वो मोजेक को निकाल दिया। हालांकि वो जो मोजेक कॉन्क्रीट फ्लोरिंग है वो काफी मजबूत होती है, पर अभी हमारे पास ऐसा कोई यूजेस नहीं है। लाइक पहले हमारे खेती का जो सब मशीन्स थे वो यहाँ पे रखे जाते थे, जिसकी वजह से ये सारी फ्लोरिंग की गई थी। बट अभी कम्प्लीटली रेसिडेंशियल यूज के लिए यूज होगा, तो उस फ्लोरिंग को हमने मॉडिफाई करके विट्रीफाइड टाइल्स में इस तरह के टाइल्स में कन्वर्ट कर दिया है फ्लोरिंग को। और पुराने स्ट्रक्चर की जो पुरानी फीलिंग थी उसको बरकरार रखने के लिए इस तरह की जो ये विंडो है इसको ऐसे का ऐसे ही रखा गया है। एंट्रेंस में ये एक छोटा सा विंडो है, पहले यहाँ पे 2 विंडो हुआ करते थे, एक स्टेयरकेस से यहाँ से और एक यहाँ से, जिसको अभी क्लोज कर दिया गया है। ये स्टेयरकेस पे लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है। और ये हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन से मेन डोर है, एंट्रेंस है। यहाँ से एंटर करने के साथ ये एक हॉल का एरिया आता है, और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस है, जो कि अब हमारा मेन एंट्रेंस बन चुका है, जो कि हमारे प्राइवेट रोड से लेकर के हमारे कंपाउंड तक आता है। डोर का जो डिजाइन है हमने सिंपल रखा है और कॉमन रखा है चारों भी डोर के लिए। और इन डोर के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जो 4 डोर है और 2 डाइनिंग टेबल है, इसके लिए जिस लकड़ी की जरूरत थी वो लकड़ी हमारे यहाँ के लोकल मार्केट में अवेलेबल इतनी इजीली नहीं थी। ये जो हमने यूज किया है ये साग का लकड़ा यूज किया है, और इसके लिए अच्छा एक लकड़ा मिलना ये काफी मुश्किल हो रहा था। इसके लिए मैंने 15 से 16 वुड लॉक्स को सिलेक्ट किया था, और फाइनली जिस वुड लॉक को मैंने सिलेक्ट किया उसको जब हमने कटिंग कराया तो उसमें से इतने ज्यादा यूजेबल पीसेस निकले कि हमारा सारा काम इजीली हो गया। और फिनिशिंग में आप देख सकते हो कि वुड लॉक जो था उसमें कितने अच्छे से जो फिनिशिंग है, उसकी जो डेंसिटी है कितनी अच्छी है, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आई है। अब ये पॉलिश हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा निखर जाएगा। और इसी के साथ इसके लिए जो ये फ्रेम लगाना था, ये है सेक्वा का फ्रेम, यहाँ पे लोकली इसे कहा जाता है। ये जो सेक्वा की लकड़ी होती है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल के बाद सड़ा, मतलब इसकी जो लाइफ होती है 300 साल की होती है। इन दोनों लकड़ी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ से लेकर के गोरखपुर के हर एक पॉसिबल मार्केट में चला गया था, जिससे मैंने कहा कि 15-16 वुड लॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया था। और महाकाल की ऐसी कृपा की जो वुड लॉक मैंने कट करवाया उसमें इतने यूजेबल पीस निकले। अब जिसने भी ये काम कराया रहेगा वुड लॉक को, यानी कि बोटे को कट करवा करके ऐसे पीसेस निकलवाना, उसको पता रहेगा कि कितना बड़ा रिस्क होता है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा पीस निकल सकता है जो कि फिनिशिंग को खराब कर सके, या जिसके वजह से जो क्वांटिटी होती है यूजेबल पीसेस की वो कम हो जाती है। तो मेरे पास क्वांटिटी भी अच्छी निकली और उसकी डेंसिटी भी सही थी, जिसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छी आई। अभी हमारे मेन डोर के फ्रेम में मैंने जो एक काम किया है मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। हालांकि आजकल काफी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बट ये जो BTC की मोल्डिंग पट्टी होती है कॉर्नर पे, ये जरूर लगवाए,
है इससे क्या क्रैक्स जो डेवलप होते हैं वो ज़्यादा विजिबल नहीं होते, क्योंकि वो फ्रेम के और प्लास्टर के बीच में जब ज़्यादा दरवाज़ा इम्पैक्ट करता है तो कुछ ना कुछ क्रैक्स या ओपनिंग जो होती है ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो लुक एंड फील होती है दरवाजे की ख़राब हो जाती है। तो ये लगाने से वो कवर हो जाता है। साथ ही इसके एक एक्सटीरियर फ्रेम का जो एक कॉर्नर फ्रेम होता है उसका एक लुक आता है। और ये है हमारे वेस्ट डायरेक्शन में हमारा, इसे आप लॉबी भी बोल सकते हैं, स्टेल्थ पार्किंग भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे लॉबी ही कहता हूँ। और अभी यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम चालू है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एरिया है। यहाँ पे जो फॉल सीलिंग होगी वो पीवीसी की होगी, ताकि डस्ट एंड वाटर से उसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये यहाँ की फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग लगे अभी कुछ ही दिन हुआ है, इसकी वजह से साफ़ नहीं हुई है, गंदा है। और हमारे यूजेस में ये एरिया ज़्यादातर हम एंट्रेंस लॉबी की तरह ही यूज़ करेंगे। हालांकि कभी कोई गाड़ी खड़ी करनी है तो उसके लिए कार पार्किंग जैसा भी या बाइक पार्किंग जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, पर पार्किंग के लिए हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना अच्छा और बड़ा कंपाउंड है कि हमें इस एरिया को वेस्टेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो मेन गेट होता है या जो मेन एंट्रेंस होता है उसके पास ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। और ये है हमारा पहला डाइनिंग टेबल, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे किचन के पास इसी हॉल में रहेगा, ताकि जो गेस्ट आते हैं उनके खाने पीने और स्वागत के लिए हम उनको यहाँ पे सीटिंग दे सके। ये भी 8 सीटिंग है। इसके ऊपर जो है स्टोन फिनिश रखा जाएगा। ये फिलहाल अभी लकड़ी में है, घसाई करना बाकी है और उसके साथ ही पॉलिश हो जाएगा तो काफी अच्छा दिखेगा। आप लोगों को मैं हमारे घर का वेस्ट एलिवेशन दिखाऊं उसके पहले ये रेट्रो ब्यूटी दिखाना चाहूंगा। ये है हीरो होंडा CD100, जो कि हमारे परिवार की पहली बाइक है। ये बाइक इतनी रिलायबल है कि 2005 की फ्लड में ये टैंक के लेवल तक पूरी डूब चुकी थी, फिर भी इसने अपना जो ट्रिप था कंप्लीट किया और डैड इसको लेकर के सेफली आए थे। बस उस एक मेमोरी और उसके साथ की वजह से आज भी हमने इसको रेट्रो लुक में ऐसे ही रखा हुआ है, और ये हमारे घर पे हमेशा रहेगी जब तक ये जिंदा रहेगी। और ये है हमारे घर का वेस्ट डायरेक्शन से एलिवेशन, और आप देख सकते हैं कि सूर्योदय की थोड़ी सी लाइट यहाँ पे ऐसे दिख रही है। यही यहाँ का सबसे अच्छा फीलिंग आता है, क्योंकि धीरे धीरे सन यहाँ से राइज होते हुए इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे सनसेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कम्प्लीटली नया स्ट्रक्चर है, जो कि 0 लेवल से अब फिनिशिंग लेवल तक बन रहा है। और इसका जो एक्सपांशन है, जैसे कि वो विंडो जो दिख रही है, ये हमारे किचन की विंडो है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। वहाँ तक वो पुराना स्ट्रक्चर था और वहाँ से ये 20 फीट आगे ये हमारा नया स्ट्रक्चर है। ये कम्प्लीटली RCC बिल्ड है, और इसमें हमने जो डिजाइन किया वो इस तरह से कि ये साइड जितने भी है तीनों भी बेडरूम है, और ये तीनों जो भी है इन बेडरूम के लिए हॉल है या कॉमन एरिया है, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। हर फ्लोर पे दोनों भी रूम को एक रनिंग बालकनी का प्रोविजन दिया है कि कोई भी अपने रूम से आकर के इजीली वॉक कर सकता है, रनिंग बालकनी को एंजॉय कर सकता है। बालकनी का विड्थ भी देख सकते हैं काफी अच्छा है। और ये टॉप पे टेरेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो स्क्वायर में है तो कोई भी फंक्शन के लिए काफी अच्छा रहेगा। और ये जो विंडोज आप देख रहे हैं, इन विंडोज के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जो कि मैं अभी आपको ऊपर चल के आगे बताऊंगा। और ये है हमारे कंपाउंड का एक व्यू। यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे हम शॉर्ट ऑफ थोड़ा गार्डनिंग करेंगे, वॉल के किनारे पे हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे कंपाउंड की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे पार्किंग के लिए भी यूज़ करना है तो थोड़ा सा एरिया छोड़ के एक प्रॉपर आउटडोर सीटिंग भी बनाएंगे, जिसमें जैसे गार्डन है, पेड़ के पास बैठना है, वो सारी चीज़ों के लिए। अब गाँव में कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास हुआ वो ये था कि ये जो इस तरह का जो रैबिट है, इसके डिस्पोजल और अनलैडिंग के जो चार्जेस है वो मुझे कुछ भी नहीं लगे। सारा का सारा रैबिट अभी ये कंपाउंड में सेटल हो जाएगा फिलिंग के लिए। इसके ऊपर सॉइल आएगी, सॉइल के ऊपर हम ग्रास और गार्डनिंग कर देंगे, तो जिसकी वजह से ये जो वेस्टेज है ये भी सेटल हो जाएगा। और अब मान लो अगर इतना सारा रैबिट जो कि यहाँ पे भी पड़ा है, ये सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए मुंबई में 1.5 से 2.5 लाख रुपया आराम से लग जाता है। लेबर चार्ज उतारने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए और परमिशन के लिए। सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल के अपने खड़ंजे पे या अपने रोड पे वॉक करते हुए देखिए नेचर को जो एंजॉय करने के लिए मिलता है, वो इस घर की सबसे बड़ी USP है। आप यहाँ से 130 मीटर तक आप आराम से वॉक कर सकते हैं। 5 बार अप डाउन करेंगे तो आपका 1 किलोमीटर के ऊपर की वॉकिंग हो सकती है घर के नज़दीक रहते हुए। और इस यहाँ पे वॉक करते हुए जो इस खेत की जो खुशबू है वो जो आती है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, और पता चलता है कि हम एक पॉल्यूशन फ्री एयर में रह रहे हैं, जिससे जो हेल्थ है वो डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 1 हफ्ते से हूँ, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ। दूर से हमारा घर कुछ इस तरह से दिखता है।
ये जो भाई का कमरा है, इस फॉल सीलिंग का एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये कुछ इस तरह का दिखता है, कम्प्लीटली स्क्वायर रूम है। और इस रूम में पहले ये जो विंडो थी काफ़ी छोटी थी, अब इसे पूरा फुल साइज फ्रेंच विंडो कर दिया है। और इसकी वजह से यहाँ से हमारा पुराना घर पूरे अच्छे तरीके से दिखता है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने कहा कि पुराने स्ट्रक्चर की जो पुरानी चीज़ें थी उसे ज़्यादा हमने छेड़ा नहीं है। उनमें से ये एक विंडो भी है। जैसे कि पहले के समय में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो कॉमन एरिया में दिया जाता था और एक बाहर की तरफ, ताकि वेंटिलेशन अच्छी बनी रहे और सेफली हम रात को जैसे कि विंडो ओपन करके भी सो सके। तो इस विंडो को हमने एज इट इज ही रखा है, इसे पैक नहीं किया। पैक ना करने का एक मेजर रीजन ये भी था, इसे पैक करने में हमारा डेड लोड जो था वो बढ़ जाता। तो जितना हमने यहाँ पे कम किया था उतना ही यहाँ पे बढ़ जाता। इस रूम का ये जो अटैच वॉशरूम है ये पहले नहीं हुआ करता था। इसे 2 साल पहले डैड ने यहाँ पे बनाया इसे मास्टर बेडरूम बनाने के लिए। तो ये एक वॉशरूम, बीच में एक वॉशरूम और एक उस रूम का जो वॉशरूम है ये हमारे हॉल के कॉमन एरिया में बना हुआ है। इस रूम से बाहर आएंगे तो ये जो कमरा है 102, ये पहले भी अभी भाई का हुआ करता था और आज भी अभी भाई का ही है। पर अब इसके अंदर पूरे घर का जो सामान है, जैसे कि बिस्तर हो गया, बेड हो गया, कपाट हो गया, बर्तन हो गया, सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर पड़ी हुई है। और ये है उसके बाजू का 103 का रूम। जब तक मेरे बाबा थे तब तक मेरे डैड का ये मेन रूम हुआ करता था। अब उन्होंने शिफ्ट कर लिया है बाबा के रूम में और एक रूम ऊपर में। अब इसकी एंट्रेंस से ये एक स्टेप है और यहाँ पे ये स्टेप है, क्योंकि ये जितना एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्क्वायर एरिया है, ये एरिया ये पुराने स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये जो है हमारे नए स्ट्रक्चर को हमने इसके साथ जोड़ दिया है। जोड़ने की वजह से क्या हुआ, पुराने स्ट्रक्चर में ये जो आपको टाइल्स दिख रही है स्कर्टिंग, ये बीम हुआ करता था जो कि एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड बीम बनाया गया था। और उसकी वजह से हमने जब नया स्ट्रक्चर जोड़ा तो हमने उसके टॉप लेवल पे ये वाले स्लैब को फिनिश किया, ताकि एक मेज़ानाइन जैसा ये फ्लोरिंग ऊपर आ जाए, जो कि एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल फिलॉसफी के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि ये जो बीम आ रही थी ये लगभग 9 इंच की थी, तो यहाँ पे उसे डिवाइड करके 4 इंच पे एक स्टेप डाल दिया, ताकि ये प्रैक्टिकली ज़्यादा ड्रॉप ना हो रात को या कभी भी आगे पीछे चलते हुए किसी का अगर ध्यान नहीं है तभी भी वो गिरे नहीं। जैसे कि मैंने कहा है, ये रूम हॉल का एक कॉमन एरिया का पर्पस सर्व करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सिटिंग प्लान करेंगे, वहाँ पे हमने लगाया है टीवी यूनिट, जहाँ पे टीवी आ जाएगी और टीवी के साथ साथ स्टोरेज के लिए 3 ऐसे ड्रॉवर दिए गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे हमने सिटिंग प्लान किया है, जो भी सोफा सिटिंग है 5 सीटिंग इजीली आ जाएगा। प्लस इस एरिया में एक्स्ट्रा सीटिंग भी अकोमोडेट कर सकते हैं और बैठने के लिए या डाइनिंग के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। पूरे घर की डिज़ाइन एंड प्लानिंग के समय हमारे फैमिली का एक ही पॉइंट था कि घर को घर की तरह ही बनाना है। जो स्ट्रक्चर है उसे मॉडर्न बनाना है, ताकि उसके जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ उसके इंटीरियर को इस तरह से रखना है कि उसके लो मेंटेनेंस आए और उसके जो बोलते हैं समय की मार ना लगे, वो जल्दी से आउटडेटेड ना हो। इसके लिए पूरे घर में जो भी आपको इंटीरियर दिखेगा या इंटीरियर्स के एलिमेंट दिखेंगे वो काफ़ी क्लासिक टच में दिखेंगे। जिसका एक एग्जांपल है ये हमारा जो पेलमेट है, कर्टन पेलमेट, ये इसे वुडन वेनियर के लुक में फिनिश किया गया है, जिसे टिक वेनियर भी कहा जाता है, ताकि ये ऑल टाइम रहे। ये मेरा पर्सनली मानना है, कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टाइम रहती है, जल्दी से आउटडेटेड नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लासिक चीज़ें हैं, इनसे जल्दी से कोई मन नहीं भरता है। ऐसा नहीं है कि आज समय है 4 दिन की चांदनी वाले काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फिनिशिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, आप कर सकते हैं। इंटीरियर में n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, आप हर चीज़ के लिए कर सकते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, चीज़ें या तो मेंटेनेंस देती है या तो वो जल्दी से आउटडेटेड हो जाती है। हमारे घर के इंटीरियर और उसके एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हुए मैंने एक चीज़ का ख्याल रखा था कि हर एक एलिमेंट उस चीज़ के यूजेबिलिटी को इंडिकेट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। जिसमें से 2 चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पीछे जो ये BTC मोल्डिंग लगी है, ये जो फ्रेम लगा है ये, और ये जो हमारा फॉल सीलिंग है, इसको मैंने पर्पसली इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये इस रूम के यूजेबिलिटी को डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल, पूरे घर में जहाँ पे भी ये BTC की मोल्डिंग दिखेगी वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रूम एक कॉमन पर्पस के लिए है, क्योंकि जैसे कि हॉल में ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है फ्रेम की तरह। अब चाहे इसके अंदर कोई फोटोज़ लगाए, सीनिक व्यूज़ लगाए, या इसे ऐसे ही सिंपल रखा जाए। अब इसकी जो फिनिशिंग होती है, इसमें n नंबर ऑफ फिनिशिंग आती है। MDF आता है, फाइबर आता है, POP की भी आती है और वुडन भी आती है। इसकी जो एंड फिनिशिंग होगी वो भी पॉलिश में होगी, क्योंकि किसी भी लकड़ी की जो खूबसूरती होती है उसे पॉलिश में पता चलती है। बाकी किसी भी फिनिश में वो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना वो पॉलिश में
में लगता है। सेकंड इंटीरियर का जो एलिमेंट है वो ये है फॉल सीलिंग। पूरे घर में सिर्फ 2 डिज़ाइन की फॉल सीलिंग यूज़ की गई है, जिसमें से ये पहला डिज़ाइन है जो कि आपको पूरे घर के बेडरूम्स में ही दिखेगा। अब क्योंकि ये रूम जो है ये हमारे पुराने स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसके लिए जो है इसमें एक पुराना एलिमेंट हमें रखना था, उसमें से हमने इसे रखा है। ये काफ़ी अच्छे स्टोरेज का काम करता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और ये है फर्स्ट फ्लोर से हमारा व्यू, और यही एक रीज़न है यहाँ पे इतना बड़ा विंडो देने का कि आप कहीं पे भी बैठ के, सिटिंग विंडो कहा जाता है, इसे फ्रेंच विंडो कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप नीचे ज़मीन पे भी बैठते हैं तो आपको बाहर का जो व्यू है इजीली दिखता है। ये है हमारा सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे कुल मिला के 4 रूम है, 201, 202, 203 एंड 204। नेमिंग सेम डायरेक्शन में है और 4 रूम के साथ यहाँ पे ये एक कन्वीनियंट किचन है। कन्वीनियंट किचन इसलिए क्योंकि ये मेन किचन नहीं है, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर परिवार इस फ्लोर से और थर्ड फ्लोर पे रहेगा तो हर बार अप डाउन करना इतना इजी नहीं होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसका जो मेन पर्पस होगा वो स्नैक्स, चाय पानी, छोटा मोटा कुछ खाना पीना बनाना है तो उसके लिए रहेगा। अब किचन का जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसके फिनिशिंग में हमने ये क्लासिक वुड फिनिश ही यूज़ किया है। यहाँ पे बहुत n नंबर ऑफ फिनिशिंग आती है, सॉलिड आती है, टेक्सचर्ड आती है, MDF में करते हैं, POD को बहुत सारी आती है, जो भी आप सोच सकते हैं हर तरह की फिनिशिंग आती है। वुडन मैंने किया है क्योंकि ये आप अगर पुरानी मूवीज़ देखते होंगे या पुराने आर्किटेक्चरल चीज़ें देखेंगे तो उसमें वुडन फिनिश होता था और क्लासिक टच के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ये एंडलेस ब्यूटी से हम कह सकते हैं, कभी भी बोर नहीं मारती है। और यहाँ पे अभी मॉड्यूलर फिटिंग होनी बाकी है। इस किचन में लगी हुई ये वॉल डेडो पे जो ये टाइल है, इसने मुझसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कराई है, क्योंकि ये जो टाइल है ये है मोरिकन स्टाइल की टाइल। इसमें जितने भी डिज़ाइन पैटर्न है ये मोरिकन स्टाइल में आते हैं और ये पोरेसिलिन मटेरियल में बनता है। ये टाइल यहाँ पे लोकली अच्छे क्वालिटी में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी और इस तरह का जो डिज़ाइन पैटर्न है यहाँ पे ज़्यादा रनिंग ना होने की वजह से कोई इसे ज़्यादा रखता नहीं था। तो मुझे इससे कॉन्टेक्ट निकालने के लिए मैंने, आप मानेंगे नहीं, मुंबई के बाद यहाँ बस्ती से महाराजगंज, गोरखपुर, यहाँ सब जगह पता किया और एंड में एक ही डिसीजन लिया कि एक कॉन्टेक्ट मिला गुजरात में, वहाँ से इसका प्रोडक्शन करा के यहाँ पे हमारे बाजू में एक वेंडर है, वहाँ पे उसको डिलीवर करवाया, वहाँ से फिर हमारे घर पे आया। तो इसके लिए बहुत ही नाचना पड़ा और इसके क्योंकि ये जो टाइल है मोरिकन टाइल, इसी मोरिकन टाइल की फिनिशिंग हमारे टेरेस पे भी है। तो अभी भी काफ़ी ऑर्डर हमारा ट्रांसपोर्ट में अटका हुआ है क्योंकि कहीं पे किसी और का प्रोडक्शन लग रहा है, कहीं पे आ नहीं पा रहा है। और ये जो 201 है ये है भाई का रूम। इसमें भी एंट्री करेंगे तो ये स्क्वायर प्रोफाइल का रूम है। इसमें 2 तरह के फ्रेंच विंडो डाले गए हैं फुल साइज। इसका 2 पर्पस था। एक भाई की रिक्वायरमेंट थी कि उनको पूरे गाँव का एक पैनोरामिक व्यू चाहिए था बैठे बैठे, तो उसके वजह से। और सेकंड, मुझे यहाँ पे लोड को डिडक्ट करना था क्योंकि यहाँ पे लोडिंग बढ़ रही थी नया स्ट्रक्चर ज्वाइन होने की वजह से, तो ये निकालने की वजह से थोड़ा सा डेड लोड कम हो गया। और ये वेनियर की तरह दिखने वाले लैमिनेट फिनिश में यहाँ पे कर्टन पेलमेट है। यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर और उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक कर्टन आएगा जो कि एक रनिंग कर्टन होगा। और यहाँ से हमारी ईस्ट और हमारे ये नॉर्थ डायरेक्शन का कंप्लीट व्यू मिलता है पूरे गांव का। और यहाँ पे ये भाई के रूम का जो बेड है इसका काम चालू है, अभी ये भी फिनिशिंग होने के स्टेज पे है। और ये इस रूम का अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिज़ाइन की गई है जो कि एक रूम में होनी चाहिए, जैसे कि गीज़र हो गया, सेम फिटिंग जैगवार की एंड पेरीवेयर की सेरेमिक फिटिंग एंड जैगवार के प्लम्बिंग फिटिंग्स को यूज़ किया गया है। और ये 5x8 का एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। यहाँ पे एक अच्छे से वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 4x2 का एक वेंट भी दिया गया है जिसे लोअर्स भी कहा जाता है, ताकि यहाँ पे गर्मी से भी और स्मेल से भी अच्छी वेंटिलेशन हमेशा बनी रहे। इस रूम का भी फॉल सीलिंग सेम उसी पैनल में किया गया है। और क्योंकि ये फॉल सीलिंग का जो प्रोफाइल है ये स्क्वायर है तो ये एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल से ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस घर में जितने भी बेडरूम है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल एलिमेंट्स है उसमें से एक अटैच वॉशरूम है और दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पे 2-वे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये फैन और अंदर की स्ट्रिप लाइट होगी वो 2-वे सिस्टम पे होगी, जिसको ऑपरेट करने के लिए हम बेड के बाजू वाले उस बोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं और हमारे इस मेन बोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि कोई भी आता है अपना रेस्ट करेगा, रेस्ट करते हुए जब उसे फैन अगर रेगुलेट करना है तो फैन को रेगुलेट कर सकता है अपने बेड के पास से और लाइट को ऑफ कर सकता है, जिसकी वजह से बार बार उठने या जो एक इनकन्वीनियंस होती है वो कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे सारे बेडरूम के अंदर है। इस रूम में इस स्पेस
इसको पर्पसली डिजाइन किया गया है कि वॉकिंग वार्डरोब को बनाने के लिए, इन केस अगर फ्यूचर में स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी काफी जगह है, वहाँ पे भी जगह है अपने कपाट को प्लान करने के लिए। रूम है 202, इसके अंदर अभी घर में लगने वाले जितने भी हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सारे सामान इसके अंदर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्टोर रूम बना हुआ है और ये लॉक है, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं दिखा पाऊंगा। ये है 203 जो कि करेंटली अभी डैड का बेडरूम है। ये बेडरूम मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्यूट बेडरूम है, क्योंकि इसके जो प्रोपोर्शंस है डायमेंशंस के वो काफी अच्छे हैं। यहाँ पे भी सेम बेड है, बेड का प्रोविजन है, बेड यहाँ पे डैड का बनने वाला है, अभी उसका काम चालू नहीं हुआ है। डैड के लिए यहाँ पे फैन और अंदर की स्ट्रिप लाइट को ऑपरेट करने के लिए 2 वे सिस्टम है। सेम यहाँ पे भी अटैच वॉशरूम है, जहाँ पे सेम सेरेमिक पेरीवेयर्स के हैं, प्लम्बिंग सिस्टम सारा जैगवार का है और गीजर दिया हुआ है ताकि ठंडी में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और सेकंड फ्लोर से हमारा जो व्यू है कुछ इस तरह से दिखता है। और जैसा कि मैंने कहा था, हर रूम के पास जो बालकनी है वो एक रनिंग बालकनी है जो कि दोनों भी रूम को कनेक्ट करती है। तो यहाँ से भी हम वॉक करते हुए उस रूम में जा सकते हैं। अब यहाँ से जो है ये फैब्रिकेशन होगा बालकनी के फ्लोर से लेकर के यहाँ छज्जे के टॉप तक। तो ग्रिल लग जाने के बाद ये काफ़ी सेफ हो जाएगा आने जाने के लिए। डैड के रूम से निकलने के बाद ये है 204 का रूम, जिसे कि हम कॉमन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। और मेनली इसका जो पर्पस होगा वो इंफोटेनमेंट प्लस डाइनिंग का होगा, यानी कि लिविंग प्लस डाइनिंग का होगा। ये हमारे सेकंड फ्लोर का डाइनिंग टेबल है जो कि सेम महाराजा फिनिशिंग में है और इस पे भी कंप्लीट वॉलनट कलर की पॉलिश होगी, पॉलिश में फिनिश होगा। इसकी जो प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पे होगी। ये 8 सीटिंग का है और इसका जो टॉप होगा वो ब्लैक कलर के मार्बल में होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी सुंदर दिखेगा घर के अंदर। और यहाँ पे जैसे कि सेकेंडरी किचन है और फैमिली ज़्यादातर यहाँ पे रहेगी, तो उनके लिए ये डाइनिंग यहाँ पे हमने प्लान किया है। ये जो टीवी यूनिट है ये 65 इंच के टीवी के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर स्टोरेज के लिए 3 ड्रॉवर और 3 कैबिनेट दिए गए हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान ईजिली आ जाएगा। और ये यहाँ का इस रूम का विंडो है। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि फॉल सीलिंग एक चीज़ को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो है इस रूम की यूजेबिलिटी। जैसे कि इस रूम के अंदर ये वाला फॉल सीलिंग और ये कॉमन गैलरी में ये वाला फॉल सीलिंग, इसका डिज़ाइन मैंने इसलिए इस तरह किया है कि ये इंडिकेट करे कि ये रूम जो है कम्प्लीटली कॉमन पर्पस के लिए है, फ्री टू यूज़ है, एक हॉल की तरह इसे यूज़ किया जाएगा। और क्योंकि ये कॉमन पर्पस का रूम है तो इसके अंदर अगेन बीटीसी की मोल्डिंग लगाई गई है जो कि अगेन पॉलिश में फिनिश होगी और इन फ्यूचर अगर इसे कुछ चेंज करना रहेगा तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। और ये है हमारा टेरेस, इस पे 2 कमरे हैं, दोनों भी कमरे एक साथ ही जॉइंट हैं। इस कमरे को हमने एज अ स्वीट डिज़ाइन किया हुआ है। वो जो डोर है वो बेडरूम है और ये जो डोर है यहाँ से ये इसका हॉल है। अब इस हॉल का जो फॉल सीलिंग है उसका जो डिज़ाइन है ये बेडरूम वाला है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये है भले ही कॉमन एरिया बट ये किसी के बेडरूम का कॉमन एरिया है। तो काइंड ऑफ ये रेस्ट्रिक्टेड कॉमन एरिया है। 10 बाय 7 का ये फ्रेंच विंडो है फुल साइज, उसके ऊपर कर्टन पेलमेंट है जिसपे फुल एंड टू एंड कर्टन आएगा। ये जो कैबिनेट है ये नीचे जाने वाला है, ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टीवी यूनिट है ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ये भी टीवी यूनिट 65 इंच की टीवी के लिए डिजाइन की गई है। इसमें भी सेम स्टोरेज के लिए 3 ड्रॉवर और 3 कैबिनेट दिए गए हैं। ये है डोर, पूरे घर में अभी सिर्फ यही एक डोर है जो कि ओपन है देखने के लिए। पूरा इसका जो लैमिनेट है और हैंडल हम देख सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको पेंटिंग की वजह से कवर करके रखा हुआ है। और ये हॉल से जब हम एंट्री करते हैं बेडरूम में तो ये बेडरूम कुछ इस तरह का दिखता है। ये देखिए इसका जो फॉल सीलिंग है, अब ये रेक्टेंगुलर फॉल सीलिंग है और ये स्क्वायर फॉल सीलिंग है। इसका रीज़न ये है कि इस कमरे की विड्थ ज़्यादा है और इस कमरे की लेंथ ज़्यादा है। ये बेडरूम है और यहाँ पे ये मेरे रुकने की व्यवस्था हुई है, क्योंकि ये मेरा ही रूम है और ये रूम एक रीज़न है इस घर के इतने बड़े एक्सपांशन का। ये जब मेरे लिए रूम बन रहा था तो उसे टेरेस पे प्लान किया गया था, जिसकी वजह से एक फ्लोर और बढ़ा और इस तरह से पूरा घर इतना हाइट पे पहुँच गया। और ये इस रूम का वॉशरूम है, यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें फिटिंग मिलती है। बस ये वॉशरूम का लेंथ ज़्यादा है क्योंकि टॉप फ्लोर पे इसे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला था, अभी भी काम चालू है। और सेम जैगवार की फिटिंग, डाइवर्टर सिस्टम, पुशिंग फ्लश वॉल, पेरीवेयर की फिटिंग, पेरीवेयर। टॉप फ्लोर पे रूम होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सुबह सुबह उठने के बाद इस तरह से अपने विंडो से गाँव के खेत का एक व्यू मिलता है। सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देता है और इन खेतों की जो खुशबू है वो भी सुबह यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पता चलती है। और यहाँ पे रहते रहते सबसे अच्छी फीलिंग यही बात की है कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे रहा जाता है वैसे यहाँ पे भी रह रहा हो। देख लो सारे बंदोबस्त वैसे ही हैं, किसी भी तरह का अप्लायंसेस ना होने की वजह से सब जुगाड़ वाला काम चल रहा है। यहाँ पे लाइट को टांग दिया है, यहाँ पे अपना फैन ऐसे ही
टेबल फैन यूज़ कर रहे हैं, स्टैंड फैन यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक जो फीलिंग है ना घर के बनने के समय उसके अंदर रहने की, ये भी एक मेमोरी की तरह हमेशा मुझे याद रहेगी। मेरे रूम से बाहर निकलते ही ये एक पैसेज है जो कि आगे जाके टेरेस को जाता है, और यहाँ पे एक ये विंडो दिया गया है। ये विंडो एक क्रॉस वेंटिलेशन का भी काम करता है। गांव का जो नॉर्थ एरिया का व्यू है वो पूरा का पूरा दिखता है, दूर तक दिखता है यहाँ से। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये है टेरेस, और ये टेरेस पे मैंने डिज़ाइन वाली फ्लोरिंग की है ताकि अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, हमेशा साफ़ सुथरा रहे मेन चीज़। और मेरे कमरे के ऊपर जो टेरेस है वो इससे ज़्यादा बड़ा और यूजेबल है क्योंकि वो कम्प्लीटली स्क्वायर शेप में है। इस टेरेस पे भी हमने एक वॉशरूम प्रोवाइड किया है जो कि अभी बनी रही है, WC कंप्लीट है। अभी तो यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा। इसके अंदर वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन किया गया है। और ये ईस्ट डायरेक्शन में देखिए सूर्योदय हो रहा है, सुबह का समय है, और यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन तक पूरा गांव दिखता है। और मॉर्निंग के समय में हमारे घर से जो वेस्ट डायरेक्शन का व्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, सारा पूरा यहाँ का जो खेत है वो दिखता है। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में सीधा जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर में यहाँ पे घाघरा नदी है जो कि अयोध्या में जाकर के सरजू नदी बन जाती है। और यहाँ से साउथ डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये तांडा का जो NTPC है, काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है, ये भी दिखता है क्लियरली। और ये है हमारे घर का कंपाउंड जो कि यहाँ से ऐसे ये L शेप में है। और अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा काम चालू है तो गंदगी है, और अभी कुछ देर में सारे मशीन्स चालू हो जाएंगे तो आवाज़ भी सुनाई नहीं देगा। ये हमारे गेट से लेकर के ये जो रास्ता गया है, ये 130 मीटर रास्ता, ये हमारा प्राइवेट रोड है जो कि हमने अपने ज़मीन में बनाया हुआ है। ये 1 2 3 और ये जो पेड़ है वो हमारी ज़मीन है। गाँव में आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि सुबह सुबह यहाँ पे सारे पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता है, दूर से मोर की मयूर वाली आवाज़ सुनाई देती है, और रात को यहाँ पे सियार बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो एक नेचर से करीब वाला फील है वो आने लगता है। देखिए मयूर। अब इस घर में आपने जितना भी इंटीरियर देखा या जितनी भी फिनिशिंग देखी, उनको अचीव करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस तरह का काम यहाँ पे मार्केट में कोई कराता नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से, डिमांड ना होने की वजह से उस काम को करने के लिए मटेरियल और करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे सारी की सारी चीज़ें मुंबई से अरेंज करनी पड़ी। इनिशियली हमने कुछ लोकल वेंडर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया था, बट उनके थ्रू वो सारी चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो मुझे अपनी सारी टीम मुंबई से अरेंज करनी पड़ी। कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और मेशंस, सारी चीज़ें मुझे मुंबई से अरेंज करनी पड़ी। टाइल्स का तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे गुजरात से मुझे सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ी। अब चाहे कारपेंटर के काम में लगने वाली एक छोटी सी स्क्रू हो या बड़े से बड़े महंगा महंगा हार्डवेयर हो, सारी चीज़ें मुंबई से आई। दीवार पे लगने वाला पेंट और उसका बेस जो होता है जैसे प्लास्टर, पुट्टी, गट्टू, प्राइमर, हर चीज़ मुंबई से आई, और काफ़ी चीज़ें अभी भी आ रही है। अब इतने सारे अरेंजमेंट में एक मन में डर भी था कि कहीं जो डिसीजंस मैंने लिए हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। और उसमें से सबसे बड़ा जो डर था वो ये था कि इतने बड़े बड़े विंडो को प्रोवाइड करना, क्योंकि विंडो तो मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, बट अब जैसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से जब तेज हवा चलती है तो यहाँ पे इस विंडो का यही डर था कि कहीं वो गिर ना जाए या विंडो का भी शटर ना हो जाए, जिसकी वजह से चोट लगने और नुकसान होने दोनों का ही खतरा था। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे जो विंडो की रिक्वायरमेंट थी वो थी एक हैवी सेक्शन की, और उसके लिए मैंने यूज़ किया है JSW की तरफ से आने वाला डोमाल सेक्शन। और ये है जो ग्लास है, ये जो ग्लास है ये टफन ग्लास है, क्योंकि विंडो अपने आप में ही काफ़ी हैवी है और इसे काफ़ी विंड को रेजिस्ट करना था, इसके लिए टफन ग्लास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ये भी चीज़ यहाँ पे इजीली मिल नहीं रही थी। नियरेस्ट चीज़ जो अवेलेबल थी वो लखनऊ में थी, तो लखनऊ में जो चीज़ें करने का मतलब सारी चीज़ें इंस्टॉल करने तक की जो चार्जेस आ रही थी उससे मुझे मुंबई ज़्यादा ही फ़ायदे में आ रहा था, क्योंकि किफ़ायती पड़ रहा था। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, फॉर एग्जांपल एक पेंट का मार्केट है, जैसे कि एक एशियन पेंट हो गया या बिरला का जो ओपस पेंट होता है। बाद में मैंने जो अपने घर में यूज़ किया है बिरला का ओपस पेंट है, और ये लस्टर क्वालिटी का है, काफ़ी मजबूत पेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे पेंट के मामले में 10 से 12 साल कभी ये नहीं हो कि मुझे मेंटेन करना पड़ रहा है या रीपेंट करना पड़ रहा है। पेंट ड्यूरेबल होना चाहिए और इजीली क्लीनेबल होना चाहिए, कि किसी भी फंक्शन में या काफ़ी दिनों के बाद अगर घर खुलता है तो उसे इजीली सफा सके। तो यही सारी चीज़ें जब हमने यहाँ के लोकल मार्केट में सैंपल लिए, उनको देखा, यूज़ किया, तो वो फिनिशिंग नहीं आ रही थी, वो मज़ा नहीं आ रहा था। कवरेज जो एरिया कवरेज होता है पेंट का वो भी उतना अच्छा नहीं निकल के आ रहा था। तो इसकी वजह से पेंट का भी हर एक मटेरियल, हर एक छोटा सा मटेरियल, सारी चीज़ें मुझे मुंबई से अरेंज करनी पड़ी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपनियां भी मार्केट के हिसाब से अपने कॉस्ट को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को रिलीज करती है। अब यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का अगर उतना डिमांड नहीं है और मुंबई की क्वालिटी जैसे प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे कंपनियां लॉन्च करेंगी और तब वो सेल नहीं होंगी क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से वो कंपनी भी अपने मटेरियल में सेम चीज़ में क्वालिटी डाउन करके करती है ताकि वो चीज़ 2 पैसा सस्ता पड़े और मार्केट में अच्छे से बिके।
अब मैंने इस घर में लगने वाली हर चीज़ आउटसोर्सिंग नहीं की है कि जैसे हर चीज़ मुंबई से ही आ जाए। एक बात का ख्याल रखा है कि जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली खराब हो सकती है, चेंज करना पड़ सकता है, या जिनका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या फिर उनमें से जैसे मल्टीपल पार्ट हो, कोई एक पार्ट खराब होने वाला हो जिसे रिप्लेस करना पड़े, ऐसी चीज़ों को मैंने यहाँ से लोकली सोर्स किया है। उनमें से सबसे पहला आइटम आता है इलेक्ट्रिकल आइटम। इलेक्ट्रिकल सारी फिटिंग मैंने बस्ती के मेन टाउन से ही सोर्स किया। उसका रीज़न ये था, फॉर एग्जाम्पल कल कोई रेगुलेटर खराब हो जाता है, कल कोई स्विच खराब हो जाता है, या लाइट के पैनल्स चले जाते हैं, इनको मुंबई से फिर से रिप्लेस करना या रिटर्न करना या रिपेयर करवाना ये ईजी नहीं होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिकल आइटम, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली डैमेज हो सकते हैं, इनके लिए मैंने इसे बस्ती से ही, यहाँ से जो मेन टाउन का मार्केट है वहाँ से ही सोर्स किया, और जो कि लॉन्ग टर्म में कभी हाथ नहीं लगाना पड़े, जैसे कि पेंट हो गया, हार्डवेयर हो गए, फिटिंग्स हो गई, हैंडल्स हो गए डोर के, या डोर के खुद के मटेरियल लाइक इसमें लगने वाला फेविकोल, लेमिनेट और प्लाई, ये सारी चीजें मुंबई से सोर्स किया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा मुझे कोई भी वो क्वालिटी नहीं मिली। मैंने बस्ती से एक बार ऑर्डर भी किया था, तो उन्होंने सैंपल कुछ और दिखाया, दिया कुछ और, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो एक अलग चीज हो गई। तो जैसी रिक्वायरमेंट थी उस तरह से सोर्सिंग की गई है। और ये है थ्रू आउट द 1.5 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन जिन चैलेंजेस को मैंने फेस किया है, मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि इनकेस कोई इस तरह का काम कराना चाहता है तो उसे भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, और उसे इस तरीके से टैकल किया जा सकता है। कोई भी एंड प्रोडक्ट अच्छा तभी बनता है जब उसका जो मटेरियल हो वो भी अच्छा हो, कारीगर भी अच्छा हो, उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी हो, और उसके लिए बजट भी सही हो। और ऐसे में मैं महाकाल की कृपा मानता हूँ अपने ऊपर कि इस पूरे घर का जो कंस्ट्रक्शन था, रेनोवेशन का काम था, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी गाइडेंस, उसका अरेंजमेंट, उसका हर चीज जो एक साइड पे होती है, सारी चीजें मैंने जो मैनेज की है वो मुंबई से की है, ऑन फोन कॉल और वीडियो कॉल, जिसकी वजह से जो चांसेस ऑफ एरर है या नुकसान होने का, या जो एंड प्रोडक्ट की फिनिशिंग है वो उस तरह से नहीं भी आ सकती थी। पर ये भगवान की कृपा से सही चीजें, सही लोग, सही बजट और सही मॉनिटरिंग से एक अच्छा एंड प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है। लगभग और एक महीने में मेरा पूरा घर फाइनल हो जाएगा, जिसमें कोई भी काम ऐसा पेंडिंग नहीं रहेगा। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग और जो हमारा प्यारा सा घर है, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। क्या अच्छा लगा, क्या आपका सजेशन हो सकता है कि इसे और इम्प्रूव किया जा सके, या क्या चीज़ गलत है, उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए नीचे। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जय माता।